हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। और पढ़ाई करना ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। अगर हम पढ़ाई करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग और भी खुलता है। और हिस्ट्री तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर उसका, पहला चैप्टर हमने पहले ही पढ़ लिया है। और वाली वीडियो ज़रूर देखें, आई बटन में आपको मिल जाएगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है क्वालिटी मोनू, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब कंपनी व्यापार करने आती है वो कंपनी, और कैसे साम्राज्य पूरा फैला लेती है और उपनिवेशिक बना लेती है भारत को। उपनिवेशिक क्या होता है? उपनिवेशीवाद, कोई देश या व्यक्ति अपनी ताकत से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक दबाव डालता है किसी देश के ऊपर, वो उपनिवेशिक कहा जाता है। कि उपनिवेशिक देश, जैसे भारत उपनिवेशिक देश रहा है 200-250 साल अंग्रेजों का उपनिवेशिक। अब हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज आए, मैं आपको बताऊंगा। और कैसे व्यापार, पहले छोटी सी कंपनी, मतलब छोटा सा व्यापार करने के लिए आए थे। और कैसे कैसे किस तरह भारत को केंद्र रहा, क्योंकि भारत सब जने व्यापार आए, डच आए, पुर्तगाली आए। और सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए थे, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मुगल बादशाह औरंगजेब की जैसी मृत्यु होती है, वो डेथ होती है उनकी, तो 1707 में सब जो जमींदार हैं, सूबेदार हैं, वो सब अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। क्योंकि ना हमें हमें वो छोटे छोटे स्टेट में, राज्यों में बढ़ जाता है। और भारत की यही दिक्कत रही है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य में एक राजा उसे देख के जल रहा है और दूसरा राजा तीसरे को देख के जल रहा है। तो इस वजह से बाहर के लोग हम पे आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व में मतलब बंगाल की साइड, सबसे पहले बंगाल में उन्होंने वो करा था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए, हासिल किया, और कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। मतलब एक कंपनी थी, वो वहाँ की रानी, जो इंग्लैंड की रानी है एलिजाबेथ, उससे हस्ताक्षर करवाए कि हम पूर्व से व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने वो एकाधिकार उन्हें दे दिया गया। और कोई भी ऐसा नहीं था, क्योंकि सबको इंग्लैंड ही आ रहा था, डच भी आ रहे थे, मैंने आपको बता रहा हूँ, पुर्तगाली भी आ रहे थे। मतलब यूरोप के बहुत सारे लोग यहाँ आते जा रहे थे। और सबसे पहले तब तक अगर हिंद महासागर पार करके इंग्लैंड यहाँ पहुँचता, तो सबसे पहले यहाँ 1498 में पुर्तगालियों ने यहाँ गोवा में कब्जा अपना जमा लिया था। पुर्तगाली सबसे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कंपटीशन में है कैसे भी, कि सबसे पहले यूरोप में से कौन से देश ने भारत पर कब्जा करा था। तो 1498 में गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा करा था। और भी बहुत फिर आगे जो केंद्र रहा है, जो भारत जो केंद्र था, भारत केंद्र था, किन चीज़ों के कारण वो यहाँ आ रहे थे भारत। एक तो मसाले, कि केरल वेरल साइड यहाँ पर पश्चिम बंगाल है चावल, एक तो मसाले, और जैसे काली मिर्च, लौंग हो गई, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई। और भारत में जो सूती कपड़ा मिलता था ना, जो यूरोप के बाजारों में बहुत तगड़ी मांग थी उसकी। इतनी तगड़ी मांग थी क्योंकि यहाँ से अगर 1 रुपये में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ 10-10 रुपये में जाके बेच रहे हैं। इतनी तगड़ी मांग थी, और इस वजह से सब जने भारत आना चाहते थे। और भारत ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो वास्को डिगामा है, इससे मैं वो अब स्लाइड बदल गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो वास्को डिगामा ने ही भारत का रास्ता खोजा था, और वो समुद्र का रास्ता, मार्ग का पता लगाया था, क्योंकि कैसे भारत आया जा सकता है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। और पहली जो फैक्ट्री लगती है वो 1651 में लगती है, हुगली नदी के किनारे। और कंपनी व्यापार यहाँ अपना काम चलाती है। और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, जो व्यापारी थे। और इस फैक्ट्री में वायर हाउस होता था, जो निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा कराया जाता था। और सन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी को चारों तरफ से एक किले में बनाना शुरू कर दिया था। देख रहे थे
पहले आप छोटी छोटी इकाइयों में आ रहे हैं, अब वो किले भी बना, अब उनके हाथ फैलते जाएंगे, आप देखते रहना। 2 साल बाद उन्होंने मुगल अफसरों से कुछ रिश्वत देके, कि मुगल तो होते थे रिश्वत या किसी अंग्रेज को लिया है, क्योंकि वो तो यहाँ के लोग वैसे दीवाने हो गए, क्योंकि पैसे दे दिए, क्योंकि वो दे दिए, लड़की दिखा दी तो पागल हो गए, और 3-4 गांव खरीद इनको दे दिए अंग्रेजों को। और एक कालीकाता भी जो गांव था, 3 गांव मिलके जो बाद कलकत्ता बना, जिसे आप कोलकाता कहते हैं, सबसे पहले महाशासन करा था इन्होंने। और कंपनी ने मुगल औरंगजेब को इस बात के लिए भी जाहिर कर लिया था, मना लिया था कि हम बिना शुल्क चुकाए, बिना टैक्स दिए अब हम व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए भी मना लिया था। वो कैसे मनाया था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे दे दिए, क्या बंदूक दे दी, क्योंकि भारत जो बंदूक लेके आए थे वो अंग्रेजी लेके आए थे। तोप लेके आया था बाबर 1526 में, जब पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई, बाबर तोप लेके आया, तो इब्राहिम लोधी चौंक गया, ये क्या है। ऐसे ही ये अंग्रेज बंदूक लेके आए, या लड़कियां और भी लड़कियां वैश्या लेके आए, तो इन्हें यहाँ के भारत के तो राजे जो पागल हो गए, और अपनी जमीन देते गए और ऐसे ही कब्जा जमा लिया। और व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी में जो बंगाल के नवाबों का टकराव बढ़ने लगा था, उनका टकराव। और मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब ये आपको मैं बताता हूँ प्लासी का युद्ध। और ये सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे। अब प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, ये जड़ कैसे ये पनपी, चिंगारी थी ये, क्योंकि ये नवाब, जैसी वर्दी अली खान की मृत्यु हुई, सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया गया। और तब उन्हें नवाब बना दिया गया तो सिराजुद्दौला काफ़ी भयंकर थे, ताकतवर भी थे। और वो कंपनी तो ऐसे चाहती थी, एक कठपुतली सिराजुद्दौला की जगह एक ऐसे कठपुतली नवाब को चाहती थी, क्योंकि वो कंपनी के इशारों पर चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी अपने राज्य और राजनीति मामले में हमारे टांग अड़ाना बंद करे, और किले बंद को रोके, और बाकायदा राजस्व चुकाए। सिराजुद्दौला ने ये कह दिया था, और ये जलन होने लगी। और ये दोनों पक्ष आने को तैयार नहीं थे, वो भी टैक्स नहीं दे रहे थे अंग्रेज, और ये दोनों पक्ष तैयार नहीं थे। और इतने में सिराजुद्दौला ने 30,000 सैनिक सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, और घचेड़ के मारा अंग्रेजों को। उनकी सब गिरफ्तार कर लिए गए, गोदाम का ताला लगा दिया गया, अंग्रेजों के हथियार छीन ले गए, और अंग्रेज जहाज़ों के घेरे में ले लिया गया। और नवाब ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित कब्जे के उधर का रू लिया, क्योंकि अब उधर का रू लेते हैं। और ये प्लासी का युद्ध, और दोनों पक्ष तो तैयार नहीं थे, क्योंकि कैसे होगा वो नहीं मानना था, इधर भी नहीं मानने थे। और फिर आखिरी में क्या हुआ, सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, और नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। और हार का सामना इस वजह से नहीं तो सिराजुद्दौला तो इन्हें खचेड़ के मारते, नहीं तो हार का सामना इस वजह से इन्होंने करना पड़ा था, क्योंकि जो इनके एक सेनापति थे, वो मीर जाफर, वो इनके में शामिल हो गए थे, वो उन्होंने गद्दारी कर दी थी। और मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। मतलब वो कह रहे थे हम यहाँ से टुकड़ियाँ बांट दी जाती हैं, आप इस दिशा से हमला करोगे, आप उस दिशा से हमला करोगे, क्योंकि मैं सामने की साइड संभालूंगा, ऐसे। तो जो मीर जाफर था, वो से टुकड़ी में युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और इस वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। और इससे पहले तो उन्होंने सिराजुद्दौला से बात करी कंपनी ने, क्योंकि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और बहुत समय तक बात चली, जैसे इस फोटो में आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन तब कुछ नहीं हुआ, तो युद्ध तो होना ही था, और कंपनी को तो अपना व्यापार शुरू करना था, क्योंकि उसे भारत में फ़ायदा दिखने लगा था। उसे दिखने लगा था यहाँ के राजा भी पागल हैं, इन्हें तो हम वैसे ही पागल बना देंगे। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेते गए, तब अपना कब्जा जमाते गए। अभी मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कितने कब्जा जमाया। पहले थोड़े से इलाके बंगाल और मद्रास में आए थे, और प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला मारा गया, और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अब देखना, अंग्रेज किसी के वो नहीं थे सच्चे उस टाइम पे, क्योंकि तब कंपनी का मूल जो उद्देश्य था व्यापार को फैलाना था,
और तब जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा था कि जो कठपुतली नवाब हैं ये भी हमारी बातें नहीं सुनते और हमेशा ही नहीं सुनेंगे। और जब मीर जफर ने इन्हें मना कर दिया कि अभी विरोध किया कि नहीं अब तुम ऐसा नहीं करोगे, तो इन्होंने मीर जफर को भी हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, क्योंकि वो ऐसे नवाब को चाहते थे जो हमारी बात सुने। तो मीर कासिम को बना दिया गया और तब मीर कासिम भी इन्हें परेशान करने लगा। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई और इनको भी हार का सामना करना पड़ा और बंगाल के को बाहर कर दिया गया, बंगाल के बाहर कर दिया गया इन्हें। और फिर दोबारा से मीर जफर को नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने होते थे। अब ये भी संधि थोप दी गई है, ये भी थोप दिया गया कि मीर जफर जो नवाब हैं उन्हें 5 लाख रुपए मनाने पड़ेंगे। और ये 5 लाख रुपए जो थे वे इनका जो खर्चे चलता था वे इसी के वजह से तो चलता था। वे अपने सैनिक के खर्चे हो गए, व्यापार की ज़रूरतें हो गई, और यहाँ तक कि ये देखो हमें कितना पागल बना देते, क्योंकि जो हमसे नवाबों के हमारे 5 लाख रुपए ले रहे हैं उसी से हमारा सूती कपड़ा खरीद लिया, वो ये मसाले खरीद लिए, बहुत सी चीज़ें हमारे पैसों की चीज़ें खरीद लेते थे। अब आता है कि अब 1700 जब मीर जफर की मृत्यु के बाद कंपनी के इरादे बदल चुके थे और रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान कर दिया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। देखो अब 1765 में तो अब मुगल उन्हें जो शासन करते हैं मुगल बादशाह, उन्होंने ही इन्हें दीवानी नियुक्त कर दिया। दीवानी इनके मिलने के कारण तो इन्हें विशाल राजस्व पर नियंत्रण भी मिल गया। अब तो ये कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे सारे के सारे, और कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। नवाब बनने का मतलब नवाबों की सत्ता और सारी ताकत अब कंपनी के हाथ में थी, और हर एक कर्मचारी अब नवाबों को बनने के ख्वाब देखने लगा था। और प्लासी के जंग के बाद असली नवाबों को बाध्य कर दिया गया और कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर इन्होंने कह दिया गया कि आप अब हमें जमीन और बहुत सारा पैसा दे करेंगे। नवाबों को ये बाध्य कर दिया गया कि आपको देना ही है। और तब रॉबर्ट क्लाइव जो था तब भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ऐसे नहीं, कंपनी तो अलग वो करते थे व्यापार, जब कंपनी व्यापार करती थी वो तो अलग करती थी, और जब निजी जो जैसे जर्नल हो गए रॉबर्ट क्लाइव ये भी अपना निजी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर दिया था। और तब ये यहाँ पर न्यूज़पेपर लगे थे, जैसी मशीनरी आ गई थी, तो ये नहीं चाहते थे कि हमारी जो खबरें ये छपे और वहाँ पर इंग्लैंड में दिखाई जाए। तो जो इन्होंने भी इसका विरोध करा था, ये नहीं लगने दे रहे थे। लेकिन जैसे तैसे वहाँ चोरी छुपके सब चीज़ छपने लगी थी और इस पर कानून भी बनाया। आज चलो वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इस पर बहुत धन दौलत जमा कर ली थी। और सन 1743 में इंग्लैंड से मद्रास तब वो आया था, तो उसकी उम्र कुल 18 साल थी। तब वो उसे गवर्नर जनरल बनाया गया था यहाँ का। और 1767 में तब वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए तब वो रवाना हुआ, तो उसकी दौलत 4,11,02 पाउंड के बराबर थी। और इतनी दौलत की बहुत। और 1772 में ब्रिटिश संसद ने इसे खुद को भ्रष्टाचार का आरोप की सफाई देनी पड़ी थी, और इसे गवर्नर जनरल किस वजह से बना दिया गया था आप ये देखना, क्योंकि जो भारत में जो व्यापार हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार के भीतर फैले को खत्म करने के लिए इसे सौंपा गया था ये काम। लेकिन इसने 1972 में ब्रिटिश संसद ने इसी पर खुद पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया था, क्योंकि इतने सारे पैसे ये बहुत सारे पैसे लेके आया है। लेकिन भ्रष्टाचारों पर बरी भी हो गया था। लेकिन सन 1774 में इसने आत्महत्या कर ली, अपने आप को मार लिया गया। अब ये पता नहीं क्या था उसने क्यों मार लिया गया। और भी तब ये उनमें से बहुत सारे अफसर जो थे वो साधारण परिवार से थे। ये तो रॉबर्ट क्लाइव था जो गवर्नर जनरल था, लेकिन बहुत से सारे जो और भी सिपाही थे वे आम परिवार से थे, और भारत में ठीक ठीक पैसा कमा के आराम की ज़िंदगी जीना चाहते थे, क्योंकि हम घर जाके इंग्लैंड जाके हम आराम की ज़िंदगी जी सकें। अब कंपनी का फैलता शासन सन 1757 से और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1857 में विद्रोह होगा, 1857 का विद्रोह जिसे कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों पर राज्य पर कब्जा जमा लिया गया था, और भारतीय संस्कृति का अधिग्रहण पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक संसाधनों पर भी इस्तेमाल कर रहे थे।
और बक्सर की लड़ाई जो मैंने आपको बताई दी थी, सन 1764 में कंपनी के बाद भारतीय रियासतों पर रेसिडेंस तैनात कर दी गई और उनका काम था कि कंपनी के रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। कई बार तो रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी गई थी और उन्हें अपनी स्वतंत्र बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं था, मतलब स्वतंत्र सेना बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं था। और सहायक संधि ये भी हुआ करती थी क्योंकि जिस कंपनी की तरफ से नवाबों को सुरक्षा मिलती थी, अगर कंपनी नवाबों को सुरक्षा मिल रही है, कंपनी कह रही है, अंग्रेज कहेंगे कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, तो आपको जो नवाब होता है उसे पैसे चुकाने पड़ते थे, कंपनी को पैसे देने पड़ते थे, कंपनी उसके बदले में उनकी रक्षा करती थी। इसी को सहायक संधि कहते थे। और सहायक संधि का अगर जो कोई पैसा नहीं चुका पाते थे तो उसकी जो ज़मीनें होती हैं वो इलाका उसका कंपनी का पूरा जब्त कर लिया जाता था। और जब रिचर्ड गवर्नर जनरल बने 1805 तक बना, और उस समय की अवधि में नवाब ने 1801 में अपना आधा इलाका जो था कंपनी के सौंपने पे मजबूर कर दिया गया था सहायक संधि द्वारा। सहायक सेना के लिए अदा वो पैसे नहीं करवाए थे और ऐसे हैदराबाद में की ज़मीनें भी इन्होंने छीन ली गई थी। अब हम देखेंगे सुल्तान शेर मैसूर। शेर मैसूर इन्हों को क्यों कहा जाता है? शेर मैसूर इनको इस वजह से कहा जाता है, टीपू सुल्तान। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हैदर अली है, हैदर अली इन पे मूवी भी बनाई है शाहिद कपूर ने, हैदर अली, और वो मूवी भी देखें आप। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। और शेर मैसूर क्यों कहा जाता है इन्हें? शेर मैसूर इस वजह से कहा जाता है, एक बार ये जंगल में गए शिकार करने शेर का, और इनके साथ भी थे अंग्रेज। और जो इनकी प्रतिमा है कि शेर से लड़ रहे हैं, वो आज भी इंग्लैंड में संग्रहालय में धरी हुई है। और इनकी बंदूक गिर जाती है और ये अकेले ही निहत्थे टीपू सुल्तान शेर से मुकाबला करते हैं और शेर को हरा डालते हैं। इस वजह से इन्हें शेर मैसूर कहा जाता है। और ये शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर था, क्योंकि टीपू सुल्तान तो इतने बड़े जिनका नाम है वे बहुत। और इन्होंने जो मालवा तट पे होने वाले व्यापार के अभी अंग्रेजों के खिलाफ थे, और इन्होंने कंपनी को काली मिर्च और इलायची खरीदनी अब बंद कर दी थी, क्योंकि अब नहीं यहाँ से जाएगी। और सन 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों को पकड़ने वाले बंदरगाह चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया गया। और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों के कारोबार करने को रोक भी दिया। और टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों को घनिष्ठ संबंध विकसित करे और उनको आधुनिकीकरण की और अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब ये सब वो फ्रांसीसी के साथ संबंध बना रहे हैं टीपू सुल्तान, और जो इंग्लैंड के हैं वो तो नहीं चाहेंगे ये सब। इस वजह से वो आग बबूला हो गए इस बात को लेके। और हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे, इन्हें डर लगता था कि बहुत शक्तिशाली थे। और मैसूर के लड़ाई के बाद टीपू सुल्तान भी मारे गए और मैसूर का कामकाज पूरे वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई कि अब तुम्हारी से वो करेंगे रक्षा, और नहीं करोगे तो हम आक्रमण कर देंगे, या और नहीं तो आप पूरी ज़मीन आपकी जब्त कर लेंगे। मराठाओं से लड़ाई। अब मराठाओं से जो लड़ाई थी वो सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। अब मैं आपको एक और मूवी बनाऊंगा, अर्जुन कपूर ने ये मूवी बनाई है पानीपत की तीसरे युद्ध के बाद। और प्रथम मैंने आपको बता दिया था जो बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। और दिल्ली में देश का शासन, जो क्योंकि हम दिल्ली से पूरे देश का शासन चलाएंगे, ये सपना मराठाओं का चूर चूर हो गया था। और सारे सरदार, पेशवा वो होता है पेशवा बाजीराव, क्योंकि सर्वोच्च मंत्री होता है, सबसे सर्वोच्च मंत्री और राज्यपाल के सदस्य, और पेशवा के राज्यमंडल में सैनिक और प्रशासनिक का मुख्य होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री समझ लिए, एक राष्ट्रपति होता है जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री मुख्य होता है। और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। मैंने इनका नाम आपको इस वजह से बताया कि आपको ये शॉर्ट्स में पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में। और कई कंपनी में युद्ध के मराठाओं को घुटने भी टेकने पड़े पर मजबूर कर दिया गया था। पहली लड़ाई 1782 में साल बाई संधि के द्वारा खत्म हुई, दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष नहीं जीता। और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर के मैदान पर आगरा सहित दिल्ली के भूभाग पर भी कब्जा अब अंग्रेजों ने जमा लिया। और तीसरे युद्ध अंग्रेज मराठा के युद्ध 1817 से 1819 में जो हुआ,
और पूरी तरह मराठाओं को कुचल दिया गया। मराठा की ताकत पूरी खत्म कर दी गई और पूरे भारत पे अब अंग्रेजों का शासन होने लगा। और सर्वोच्चता का दावा, लॉर्ड हेस्टिंग्स सन 1813 से और 1823 तक गवर्नर जनरल बने। इनको नेतृत्व में ये कहा जाता है कि सर्वोच्च ताकि नई नीति की शुरुआत कर सके, और कंपनी का दावा था कि जो उनकी सत्ता है सर्वोच्च है। और जब अंग्रेज का केतुर कर्नाटक में छोटे राज्य में अपने कब्जे का दिया गया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए गए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। जैसी रानी लक्ष्मीबाई ने करा था, ये कर्नाटक की थी, लेकिन जैसी रानी लक्ष्मी कहता है इन्होंने भी ऐसे करा। और 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। कितने बलिदान हुए देखो, टीपू सुल्तान, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, कितने हो बलिदान दिए गए इस भारत को आज़ाद होने के लिए। यह हमें उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि ऐसे महावीर शेर जन्म लेते हैं हम भारत में। और उन्होंने 1838 में 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से और 1843 में सिंध पर भी कब्जा जमा लिया। अब सिंध पे भी कब्जा जमा लिया और अब पंजाब की बारी आई और महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी को दाल नहीं गलने दी। लेकिन क्या करते थे, क्योंकि उनकी शक्ति तो बढ़ती जा रही थी, ताकत। और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासतें दो लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया गया, पंजाब पर भी कब्जा जमा लिया गया। अब विनिमय व्यवस्था क्या है? जो विनिमय, ये बहुत खतरनाक थी, आप देखे जाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लॉर्ड डलहौजी ने शासनकाल में 1848 से 1856 तक इनका शासनकाल था और में चली आ रही डलहौजी ने नई नीति अपना ली और विनिमय नाम दिया गया। और यह सिद्धांत, ये नीति इस तरह थी कि अगर कोई रियासत है, कोई राज्य है, अगर उसका वारिस नहीं होता, कोई पुरुष वारिस नहीं होता उसका, तो उसकी सारी जमीन हड़प ली जाएगी और नई हड़पी जाने वाली जो जमीन है बहुत से हड़पी गई है, मतलब उसकी रियासतों का, उसके जो दादा थे या पिताजी थे वो मर गए और पुरुष कोई नहीं है उसका वारिस, लड़की आई है, तो उसकी सारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। अंग्रेजों ने, ये लॉर्ड डलहौजी ने ये कानून बना दिया गया था, विनिमय नीति की गई थी इसे। और इसके तहत सतारा हो गया 1848 में, उदयपुर हो गया 1852 में, झांसी हो गया 1854 में, के हाथों में छीन ली गई थी इन्होंने। और सन 1856 में अवध के वो भी नियंत्रण में लिया और अवध की जनता के कुशासन, मतलब इन्होंने ये कि जो अवध के नवाब हैं वो अच्छे तरह से शासन नहीं कर रहे और उनके शासन से वहाँ की जनता खुश नहीं है और उनका कर्तव्य बंधे हुए नहीं है, और अवध पे कब्जे में ले गया, उन्हें मजबूर कर दे गया। और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया, ये देखकर लोगों को गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी अब 1857 का विद्रोह में शामिल हो गए। अब ये आपको मैप दिख ही रहा होगा। पहले भारत का जो मैप है 1797 का मैप देखिए आप, कि जो कलकत्ता, बनारस और ये मद्रास तक ही आए थे, जहाँ आज का चेन्नई है, इतने तक ही इन्होंने व्यापार शुरू करा था। और अब देख लिए व्यापार, अब भारत का 1840 का मैप देखिए, तब डलहौजी थे। अब ये देख लिया आप, इतना कर लिया, गोवा, बम्बई, लखनऊ, दिल्ली तक पहुंच गए, बनारस ये पूरा कब्जा कर लेगा। अब देख लिया 1857, तब 1857 का विद्रोह को चल दिया गया, तो लाहौर दिख रहा है आपको, ये पूरा पूना, मुंबई, मध्य प्रदेश, लखनऊ, बनारस, है ना, कलकत्ता तो था ही, और मद्रास पूरा, ये मतलब बहुत सारा हिस्सा अब कब्जे में ले लिया गया था। और जो आपको ऑरेंज में दिखा हुआ, ये देसी रियासतें हैं जो 565 हुआ करती हैं। ये मैं 12th क्लास की, मैंने पॉलिटिकल साइंस में आपको बताया है। और ये यहाँ पर अंग्रेज का ये ब्रिटिश इंडिया था। अब नए शासन की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 और 1785 में कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा करी थी इन्होंने। और हेस्टिंग्स के समय में कंपनी केवल बंगाल तक सीमित नहीं, मद्रास, बम्बई तक फैल गई थी और ब्रिटिश इलाके पर प्रशासकीय इकाइयों को बैठे गए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा था। सन 1972 में एक नई न्याय व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था का प्रावधान हर एक जिले में 2 फौजीदार अदालत होंगी, एक फौजीदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुख्य रूप से जो जिला कलेक्टर होते हैं वे होते हैं,
और मौलवी और हिंदू पंडित जिनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते हैं, और फौजीदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के लिए अंतर्गत आती है और इन्हें कलेक्टर की निगरानी में होता है। जो सिविल सर्विस का एग्जाम लेके आते हैं, जो यूपीएससी है, वो भी अंग्रेज द्वारा दी गई है, अंग्रेज ही लेके आए थे इसे। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये और पहली बारी 1922 में शायद इसका एग्जाम कराया गया। सत्येंद्र नाथ जिन्होंने एग्जाम क्लियर करा था इसका, भारत के शायद, जहाँ तक मुझे पता है। और 1775 में 11 पंडितों ने भारतीय कानून का संकलन तैयार करा था। और 1758 में यूरोपीय न्यायाधीशों के मुस्लिम कानून की संहिता। अब कंपनी जो वहां पर बैठे थे, ब्रिटिश, इंडिया, इंग्लैंड के, वो ये जान गए थे कि कंपनी अब अपना फायदा चाह रही है, कंपनी अब हमारे देश का फायदा नहीं चाह रही और ना हमें जो नहीं दे रही। तो इसी के तहत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है यहाँ पर। और इससे और भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था इस वजह से। और जैसे कि आज भी देख रहे हैं कलेक्टर की पावर कितनी होती है। और जैसे कि हम नाम से ही पता लगता है कि मुख्य काम लगान और इकट्ठा करने का, न्याय सदस्यों को, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से कानून, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का, और कलेक्टर का सत्ता संरक्षण एक नया केंद्र बन गया था कि सारी सत्ता अब कलेक्टर के हाथ में थी। अब हम देखें कंपनी की फौज। कंपनी की फौज किस तरह कि ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बढ़ती संख्या थी और स्थानीय जमींदारों, मुगलों को जरूरत पड़ने लगी थी कि जरूरत, अगर मुगलों को जरूरत पड़ती थी तो किसानों से, जो किसान थे, जो बंदूक चलाना जानते थे, सिपाही थे, वो वहां से उठा लेते थे युद्ध के लिए। और यही इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनाई यही नीति। 18वीं सदी में जब अवैध और बनारस पे रियासतों पर भर्ती होने लगी, कि जैसे मंगल पांडे भी भर्ती हुए थे, मतलब भारत भी अंग्रेज के फौज में भर्ती थे। और लेकिन उन्हें एक 1857 में, आपको अध्याय 5 में बताऊंगा, इसी वाली 8th क्लास में ही हिस्ट्री की, कि कैसे वो शुगर के बनी हुई चर्बी अफवाह फैली थी कि दांत से खींचना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने कहा था हम अपना धर्म भी भ्रष्ट करें और इनकी रक्षा भी करें, तो इस वजह से विद्रोह हुआ था। और जब सिपाही को मस्केट, जहां सिपाही मस्केट मतलब तोड़ेदार बंदूक और भारी होती थी बहुत, और मैच लॉक में लेंस होते थे, और कंपनी की सेना के सिपाहियों के बदली आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। यह कंपनी किस तरह होती थी, आपको नीचे वाले पॉइंट में देखिए। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक हुआ करती थी। और मैचलॉक शुरुआती दौर पर बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी देनी पड़ती थी, ये होती है। अगर इनका नाम आएगा तो आप इनका डिफाइन कर देना, 1 नंबर में आ सकता है वैसे तो। अब हम देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। दक्षिण अफ्रीका में जो दास व्यापार हुआ था, इसकी बहुत दूरदर्शी, इस पर एक मूवी भी बनी है, 12 ईयर शायद ऐसे करके मूवी, आप देख लेना इसे, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। मतलब व्यापार, दास व्यापार इतना होता था, जानवरों से भी बदतर सलूक करा जाता था इनके साथ। यह 1834 में आपकी एक बुक में दे रखा है, ये इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ऐसे होता था, जानवरों की बदतर, मतलब इन्हें मारा जाता था, इन्हें अच्छे से सोटे बजाए जाते थे, नंगी कमरों पे इन्हें पूरा नंगा करके, और ऐसे इन्हें कपड़े बदल दिया जाता था कि ये ऐसे कपड़े बदल लिए। उस मूवी में आपको बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। दास व्यापार, और जो इब्राहिम लिंकन थे, 1800 तब गृह युद्ध आया था, गृह युद्ध के बाद इब्राहिम लिंकन ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी दास व्यापार को अमेरिका में ख़त्म करने में। इब्राहिम लिंकन ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। और दक्षिण मतलब ऐसे बेचे जाते थे कि कितने रुपए, 10 रुपए, ये वाला ले आओ। और आपकी बुक में जो दे रखा है कि एक माँ को बेच दिया जाता है, उसके बच्चे होते हैं, और उसके वो माँ कहती है कि सर मेरे बच्चों को भी खरीद लीजिए, मेरे बच्चे नहीं रह पाएंगे, लेकिन उसके बच्चे को कोई और ले आता है, और उसकी माँ को कोई और ले आता है काम करवाने के लिए। और इस तरह बुरी हालत थी। दास व्यापार तो बिल्कुल इस तरह था, बिल्कुल आप आंसू, खून के आंसू रो दोगे, इस तरह सुलूक करा जाता था अफ्रीकनों के साथ, अफ्रीकाओं के साथ। और भारत की भी ये स्थिति थी, भारत में भी ऐसी था। और अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूँ अगर 2-3 या 1 स्टूडेंट भी हमसे कुछ सीख के जा रहा है तो हमारे लिए बहुत है। हम आपके लिए यहाँ रखें, इस वजह से आप हमें भी सपोर्ट करें।
और कंटेंट मैं आपको अच्छा ला ही रहा हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, इतनी अच्छी पीपीटी बननी है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें। आप और हम एक फैमिली की तरह हैं। अब हम अपनी फैमिली आगे बढ़ाएंगे। आप देखें क्योंकि जैसे उज्जवल सर मैथ भी करा रहे हैं, और भी हम आपके लिए और भी लेके आएंगे। इस वजह से हमारे यूट्यूब चैनल जो दिख रहा है क्वालिटी मोनू, से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।